हेलो स्टूडेंट, चलिए आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास को लेने जा रहे हैं जो कि ये मेनली बिहार बोर्ड के लिए होगा। किसके लिए होगा? ये मेनली बिहार बोर्ड के लिए होगा। बिहार बोर्ड के नए पैटर्न पे आधारित जितने भी होंगे नए पैटर्न पे हम जो इसमें महत्वपूर्ण 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव बेसिस होंगे। 40 महत्वपूर्ण देखेंगे जो कि 1 नंबर के होंगे, ऑब्जेक्टिव बेसिस होंगे। सबसे पहले देखिए हम केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों को लेके चलेंगे। इसमें केमिस्ट्री, ये साइंस का हम लेके जा रहे हैं, इसीलिए इसमें जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों को मिला के हम लेके चलेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा जो लोहे की परमाणु संख्या होती है। लोहा की परमाणु संख्या होती है। लोहा की परमाणु संख्या होती है। आप लोग को पता होगा लोहा का जो संकेत जो होता है, लोहा का संकेत जो होता है Fe होता है। लोहा का संकेत Fe होता है। लोहा का संकेत Fe होता है। तो इसमें पूछा जाता है इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? लोहा Fe का जो है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितना होगा? तो इसका आप लोग अगर जिन को बच्चे को आते हैं वो कृपया कमेंट में जवाब देंगे। वैसे हम आप लोग को बता रहे हैं लोहा की परमाणु संख्या जो होती है Fe का 26 होते हैं। 26 होते हैं। लोहा की परमाणु संख्या 26 होती है। लोहा की परमाणु संख्या जो होती है वो 26 होते हैं, 26 होते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का है। सेकंड नंबर कोई क्वेश्चन है, कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान होगा। देखिए इसको हम लोग जो है इसको जो है हम लोग जितने भी दिया रहेगा ऑप्शन से लेके चलेंगे। इसको ऑप्शन से लेके चलेंगे तो ऑप्शन दिया हुआ है 10, 11, 5 और 8। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए में हो गया 10, बी में हो गया 11, सी में हो गया 5 और डी में हो गया 8। देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम ऑप्शन से जो है आसानी से बना लेंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे जो कोई भी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसको याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसको हम ऑप्शन से लेके इस क्वेश्चन को हम सही कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें आपको 2 चीज पता होगा, जो इसमें जो है न्यूट्रल जो होते हैं उनका pH मान 7 होता है, या तो इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा। इसमें हम देखते हैं 7 से ज्यादा। देखिए 3 ऑप्शन कहीं न कहीं अलग होगा और एक ऑप्शन अलग होगा। 3 ऑप्शन या तो 7 से ज्यादा होगा या 7 से कम होगा, एक दोनों में भिन्न होगा। ये 7 से देखिए 3 ऑप्शन जो है इसमें 7 से ज्यादा है। 3 ऑप्शन इसमें 7 से ज्यादा है, ये तीनों 7 से ज्यादा है, इसीलिए ये तीनों तो आंसर होगा ही नहीं। तो एक बच गया 5, इसीलिए हो जाएगा ये 5। कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को अगर नीला कर देता है तो उसका pH वैल्यू 5 हो जाएगा, अर्थात 7 से कम हो जाएगा। आप लोग को ये पता ही होगा। चलिए उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। देखिए ये आधुनिक आवर्त सारणी, इससे भी बहुत ज्यादा 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें वर्गों की संख्या होती है। वर्गों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन अधिकतर रिपीट किए जाते हैं। ये सब क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हम आपको बतला रहे हैं वो बहुत ही इंपोर्टेंट है, अधिकतर आपको रिपीट किए जाएंगे। ये है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। इसको भी अगर हम आप बोलिएगा ऑप्शन भी दे देंगे। तो ऑप्शन में अगर ए नंबर में है 9,
बी नंबर में है 18, सी नंबर में है 10 और डी नंबर में है 15। देखिए मेंडलीव के द्वारा जो आधुनिक आवर्त सारणी दिए गए थे, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें पूछ रहा है जो क्लास की संख्या कितनी होती है, वर्गों की संख्या कितनी होती है। आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे तो आप लोग को पता ही होगा, या नहीं तो हम केमिस्ट्री का क्लास लेंगे उसमें अच्छे से बताएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में, इसको बहुत अच्छे ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है। उसके बाद 4 नंबर में है, 4 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। CHO जो है, CHO क्रियाशील समूह, CHO जो होते हैं अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। किसको कहते हैं? अभी किसका समूह है ये CHO? किसका है? एल्कोहल का है, एल्डिहाइड का है, कीटोन का है, ये किसी का नहीं है। ये CHO जो है किसका है, ये पूछ रहा है। CHO किसका है? CHO किसका अभिक्रियाशील समूह है? CHO जो होता है एल्डिहाइड का होता है। CHO एल्डिहाइड का होता है, एल्डिहाइड का होता है। CHO एल्डिहाइड का होता है। यहीं पर अगर OH रहता तो ये एल्कोहल का हो जाता, ये एल्कोहल का हो जाता, और अगर यही O रहता तो ये कीटोन का हो जाता, कीटोन का हो जाता। इसीलिए आप लोग इस पे अच्छे से गौर कीजिएगा, और जब हम वैसे पढ़ाएंगे केमिस्ट्री कार्बन चैप्टर तो उसमें हम लोग ये और अच्छे से देखेंगे। चलिए इतना देख लेंगे आप लोग। लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। किसी बिलियन, कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा? तो इसका पीएच वैल्यू 5 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो ये 18 हो जाएगा। उसके बाद CHO किसका मूलक होता है? तो ये एल्डिहाइड का होता है। इसी के साथ साथ हम देखें OH किसका होता है? तो एल्कोहल का होता है। O किसका होता है? तो ये कीटोन का होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करती है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, ये 4 तक हो चुका था। 5 नंबर हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है जो कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यौगिक बनाता है तो वह तत्व होगा। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, कोई तत्व जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला यौगिक बनाते हैं। कोई तत्व जो है उच्च ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ रिएक्शन करके उच्च गलनांक वाले यौगिक बनाते हैं। उच्च गलनांक वाले यौगिक बनाते हैं तो वो तत्व कौन सा होगा? इसके ऑप्शन अगर आप लोग बोलेंगे तो ऑप्शन में Ca, CSi और Fa। इसमें Ca, फर्स्ट ऑप्शन है Ca, उसके बाद बी नंबर में है C, उसके बाद सी नंबर में है Fe, उसके बाद डी नंबर में इसका हो जाएगा, डी नंबर दिया हुआ है आप लोग को Si। चलिए C, Fe, Si, Ca कौन हो जाएगा इसमें? इसमें अगर देखिएगा तो कार्बन, ये कार्बन आंसर हो जाएगा। कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उच्च गलनांक वाले यौगिक को देता है, उच्च गलनांक वाले यौगिक बनाता है तो वो तो कौन सा? कार्बन ही होगा। कौन सा होगा? कार्बन होगा। उसके बाद बोलते हैं एथेन का आणविक सूत्र, आप लोग को पता होगा एथेन का जो होता है कार्बनिक सूत्र, एथेन का कार्बनिक सूत्र। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। एथेन का कार्बनिक सूत्र क्या होता है? तो एथेन का कार्बनिक सूत्र C2H6 होता है। C2 देखिए इसको हम बना के स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। C2 2 ठो C हो गया, उसके बाद 6 ठो हमको हाइड्रोजन पुराना है। देखिए 6 ठो हाइड्रोजन हो गया। तो ये जो होते हैं C2H6 एथेन का अभिक्रियाशील, एथेन का स्ट्रक्चर है। इसमें जो होते हैं, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इसमें C2H6 इसमें कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? एक क्वेश्चन तो पहले ये हो गया जो एथेन का क्या होते हैं स्ट्रक्चर, एथेन का फॉर्मूला क्या होते हैं? तो एथेन का हो जाएगा C2
और H6 होते हैं। उसी तरह अगर इससे पूछे जाएगा इसमें कितने बंधक होते हैं, सहसंयोजक बंधन। आप देख ले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इसमें 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। एथेन में जो होते हैं C2H6, इसमें 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। इसमें 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। उसके बाद है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है। यहां से भी 3 क्वेश्चन बनेगा। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन का होता है O3 होता है। कितने होते हैं? O3। ऑक्सीजन 3 ठो ऑक्सीजन रहते हैं, ये 3 ठो ऑक्सीजन रहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की कितनी होती है बंधक? इसमें ऑक्सीजन की 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 1 2 3, ये 3 होते हैं। ऑक्सीजन परमाणु कितने होते हैं ओजोन में? 3 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम देखते हैं, मनुष्य के वृक्क एक तंत्र है। मनुष्य के में वृक्क एक तंत्र है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क जो है, वृक्क एक तंत्र है। वृक्क किससे संबंधित है? वृक्क किससे संबंधित है? वृक्क किससे संबंधित है? वृक्क किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? संबंधित है। वृक्क जो है, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं, किडनी किससे संबंध होता है? बोलचाल के भाषा में आप लोग सुने होंगे जो वृक्क, किडनी, किसी का किडनी खराब हो गया, किडनी काम नहीं कर रहा है, तो अर्थात उसको क्या प्रॉब्लम होता है, यही हम लोग देखेंगे कि किडनी जो है किससे संबंधित है। किडनी जो है किससे संबंधित होता है? तो किडनी जो है ये जो है उत्सर्जन से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? उत्सर्जन से संबंधित होते हैं। किडनी जो है उत्सर्जन से संबंधित होते हैं। किडनी उत्सर्जन से संबंधित होते हैं। वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित होते हैं। आप लोग को याद होगा जो हम यहाँ पे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने जा रहे हैं, वो जो कि साइंस का है और बहुत वीवीआई है। ये वीवीआई क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। साइंस से केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों को लेकर चल रहे हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में आप लोग के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इसीलिए आप लोग ध्यान से देखें। अगर आप लोग कोई नए चैनल पे नया विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोग डेली बेसिस पे क्लास से भी जुड़ पाएंगे। उसके बाद है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको साफ कर लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 तक देख चुके हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? खाली स्थान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखिए, अगर किसी बॉडी का पार्ट है तो बॉडी में बहुत सारे पार्ट होते हैं। इसमें दो तंत्रिकाओं के, दो नर्वस सिस्टम के, दो नर्वस के बीच में तो कुछ खाली जगह होते होंगे ना। दो तंत्रिकाओं के बीच में कुछ खाली जगह होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ये बायोलॉजी चल रहे हैं अभी, बायोलॉजी का पोर्शन है। तो दो तंत्रिकाओं के मध्य जो खाली जगह होता है उसको हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स बोलते हैं। अगर कोई आदमी बायोलॉजी पढ़े होंगे तो उनको ये बात पता होगा। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, परागकोश में होते हैं। परागकोश में होते हैं। परागकोश में होते हैं। चलिए, परागकोश में होते हैं, फूलों से संबंधित है। परागकोश में क्या होते हैं? तो परागकोश में आप लोग को पता होगा पहले ही, जो परागकण होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं। क्या होते हैं परागकोश में? परागकोश में परागकण होते हैं। उसको 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन ये देख लिए। 10 नंबर, जो परागकोश में क्या होते हैं? तो परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। आप लोग देखिए, जब तक हम 11 नंबर क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। परागकोश में चलिए 11 नंबर है जी, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समानता किससे होती है? विकासीय दृष्टिकोण से डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समानता है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे चीनी के बच्चे से, चिंपैंजी से, मगरमच्छ से, जो भी हो। लेकिन विकासीय दृष्टिकोण से जो हमारी समानता किससे होते हैं? चिंपैंजी से होते हैं।
चिंपैंजी से होते हैं। विकासित दृष्टिकोण से हमारी समानता किससे होते हैं? चिंपैंजी से होते हैं। विकासित दृष्टिकोण से हमारी समानता किससे होती है? चिंपैंजी से हमारी समानता होती है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? चलिए, मुकुलन द्वारा जनन दो टाइप्स के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। आपको पता होगा सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो मुकुलन उसी में होता है, अलैंगिक जनन को बोलते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। आपको यहाँ पे देख ले, थोड़ा 1 मिनट यहाँ पे देखने की बात है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, जनन दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं अलैंगिक जनन और एक होते हैं लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन उसमें बोलते हैं जिसमें नर और मादा दोनों भाग नहीं लेते हैं, उसको अलैंगिक जनन बोलते हैं। जबकि लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, उसको लैंगिक जनन होता है। यहाँ पे मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन मतलब जिसमें नर और मादा दोनों नहीं होते हैं, कोई एक ही होते हैं, मादा ही होते हैं बस। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होते हैं? ये जो होते हैं ये ईस्ट में होते हैं। किस में होते हैं? ईस्ट में होते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होते हैं? ईस्ट में होते हैं। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में पाइरूवेट में विखंडन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है पाइरूवेट में विखंडन के द्वारा। देखिए, पाइरूवेट में विखंडन के दौरान CO2 जो है, पाइरूवेट में विखंडन के दौरान CO2 जो है जल और ऊर्जा देती है, जल और एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है, यह क्रिया होती है। आप लोग को पता होगा यह क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया होती है। पाइरूवेट में माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया होते हैं। चलिए, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पदार्थ आपको ऑप्शन दिया रहेगा जो कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के काम में नहीं आते हैं? कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के काम में नहीं आते हैं? लेंस बनाने के क्रिया में, लेंस बनाने के काम में नहीं आते। आपको ऑप्शन में मेनली मिल ही जाएगा जो कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के काम में नहीं आते। तो यहाँ पे हो जाएंगे प्लास्टिक। क्या हो जाएंगे? प्लास्टिक से लेंस नहीं बन सकता और सभी पदार्थ से लेंस बनते हैं। प्लास्टिक से लेंस नहीं बनते हैं और सभी पदार्थ से लेंस बनते हैं। उसके बाद हो जाता है किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखना होगा? उत्तल लेंस में समान आकार का, देखिए उत्तल लेंस में, कनकेव मिरर में, उत्तल लेंस में समान आकार का बिंब पाने के लिए, छाया पाने के लिए वस्तु को रखना होगा। देखिए, फिजिक्स से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से है, उसी में आप अभी पढ़ा ही रहे हैं आप लोग को। अगर आप लोग को नहीं देखे होंगे तो जाके ये वीडियो देख लीजिएगा। अगर होगा तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए, उत्तल लेंस में समान आकार के किसी भी चीज का इमेज पाने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखना होगा? जब हम वस्तु को उत्तल लेंस में इनफिनाइट पे रखेंगे तब समान आकार की इमेज हमको मिलेगा। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसको 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
अगर आप लोग को कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, हर संभव हम चाहेंगे जो आप लोग के डाउट को क्लियर किया जाए, क्योंकि आप ही लोग कल के भविष्य हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है। ये आप सभी को हम मेरे हिसाब से पता होगा। जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? वो होते हैं 25 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को किससे निरूपित किया जाता है? विद्युत शक्ति को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत शक्ति को विद्युत परिपथ में निरूपित किया जाता है। निरूपित किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत शक्ति को विद्युत परिपथ में किस फॉर्मूला से इंडिकेट किया जाता है? ये फॉर्मूला होते हैं I R स्क्वायर। क्या होते हैं?